वो शायद डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ रहा था, उसको वहां के पुलिस ने कुछ तंग किया था, तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो हनीफ को, उसका परिवार को रोना धोना टीवी के पर्दे पर देखने से मेरा रात का नींद हराम हो गया, मैं सो नहीं सका। उसी मनमोहन सिंह ने बताया कि इस देश का विकास का पहला अग्रभाग यह मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है। मैं सोच नहीं सकता कि जो मुसलमान अपने लिए अलग देश मांग लिया, न केवल अपने देश मांग लिया, वहां से सारे हिंदुओं को निकाल दिया, उनको यहां रहने का अधिकार कहां बनता है? मित्र, हमें कुछ गलत पाठ पढ़ाया जाता है कि जिनने या तो और कुछ सांप्रदायिक लोगों ने अंग्रेजों के साथ साजिश करके देश का टुकड़ा किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों। सन 1946 के शुरू में एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में, उस समय का चुनाव अभी के जैसा नहीं था। उस समय चुनाव सेपरेट इलेक्टोरेट का आधार पर, अलग पृथक मतदाता सूची का आधार पर होता था। यानी हिंदुओं का अलग अलग मतदाता सूची, मुसलमानों की अलग मतदाता सूची बनता था, और इन दोनों सूची से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता था। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस निर्वाचन केंद्र में सभी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते थे। उसके आधार पर उस समय चुनाव हुआ, और उससे पहले चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का बुरी तरह मार पड़ा, इसलिए अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे, हम हिंदुस्तान को आजादी देंगे। यहां तक कि उन्होंने डेट तक डिक्लेयर कर दिया था अंग्रेजों ने कि सन 1948 के जून महीना यह डेडलाइन है, सन 1948 के जून के पहले पहले हम हिंदुस्तान को आजादी देकर चले जाएंगे। इसलिए उस समय आजादी कोई इशू नहीं था। चूंकि 1940 से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया था, और उसी लाहौर शहर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। उस पाकिस्तान का प्रस्ताव का मुख्य बात यह था, जिन्ना ने बताया कि हिंदू और मुसलमान केवल दो अलग मजहब, अलग कौम नहीं है। मुसलमान एक अलग कल्चर है, एक अलग सिविलाइजेशन है, एक अलग परंपरा है, और एक अलग सभ्यता है, संस्कृति है। इसलिए मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ रहकर अपने विकास नहीं कर सकता, और अपने धर्म और संस्कृति का सही ढंग से पालन नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान एक अलग नेशन है, अलग जाति है। इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए हमारे जनसंख्या का अनुपात से, और इसको कहता है टू नेशन थ्योरी, द्विजाति तत्व। कांग्रेस ने बताया हम इसको कतई नहीं मानते हैं। भारत माता एक मां है, उनका दो बेटे हैं, हिंदू और मुसलमान, ये दो भाई है। ये दो अलग जाति, अलग राष्ट्र, अलग नेशन नहीं है। हम एक नेशन है, वन नेशन। हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, इसलिए हम पाकिस्तान भी नहीं मानते, हम देश का बंटवारा नहीं मानते। ये कांग्रेस ने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज नथिंग बट ए फैंटास्टिक नॉनसेंस। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का बंटवारा करना है तो मेरे शरीर को ऊपर से करना है। जहां से तुम देश का वो बॉर्डर खींचोगे, वहां जाकर मैं मेरा शरीर डाल दूंगा, और मेरा शरीर को काट के फिर तुम देश को काट सकते हो। मतलब पूरा हिंदुओं ने आश्वस्त हुआ था कि गांधी, नेहरू, जिस गांधी को पूरा संसार विश्व पूजा करते हैं, जो गांधी सत्य को भगवान मानते हैं,
सत्य को भगवान मानते हैं। गांधी जी ने कहा कि उनको दो टुकड़ा नहीं करके देश को बंटवारा नहीं हो सकता है। ऐसी इस पटभूमि पर 1946 का चुनाव हुआ था। मुद्दा केवल एक था, पाकिस्तान और नो पाकिस्तान, देश का विभाजन और एकता, अखंडता। केवल एक मुद्दा पर उस 46 का चुनाव हुआ था। कांग्रेस का मुद्दा था हम देश का बंटवारा नहीं मानेंगे, मुस्लिम लीग का मांग था हमें बंटवारा चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। उस समय और दो छोटी पार्टी चुनाव में थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी, ये उस बंटवारा को पाकिस्तान को समर्थन किया था। सन 1944 में कम्युनिस्ट पार्टी का मुंबई का अधिवेशन में उनका नेता ने और प्रस्ताव पारित किया था, द डिमांड फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर डिमांड फॉर ए सेपरेट नेशन इज ए जस्ट एंड डेमोक्रेटिक डिमांड, इट शुड बी, इट मस्ट बी कंसीडर्ड। कम्युनिस्टों ने कहा था भारत के मुसलमान जो आत्मनियंत्रण का जो अधिकार मांग रहा है और अलग देश मांग रहा है, ये उसका एक लोकतांत्रिक डिमांड है, ये सही डिमांड है, इसको मानना पड़ेगा। और उन्होंने स्लोगन दिया था आगे पाकिस्तान दीते होवे तबे ही भारत स्वाधीन होवे, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब जाकर इंडिया का आजादी मिलेगा। और एक छोटी पार्टी थी हिंदू महासभा, वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उन्होंने भी कहा था कि हम देश का बंटवारा नहीं मानेंगे, हम अखंड भारत के चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सावरकर जी ने और एक बात कहा था, उन्होंने कहा था मित्रों, भाइयों, बहनों, ईच वोट फॉर कांग्रेस विल बी ए वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। मैंने कांग्रेस को एक एक वोट तुम दोगे तो वो वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़ेगा। लोगों ने समझा नहीं। उस चुनाव में जब पृथक मतदाता सूची का आधार पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का परिणाम जब आया तो ध्यान में आया, मित्रों ये बताना जरूरी है कि जितना मुस्लिम केंद्र था, मुस्लिम जो वोटर सूची, उसमें जो मुस्लिम केंद्र बना, उन सभी मुस्लिम केंद्रों में कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े दाढ़ी वाले उम्मीदवार खड़ा किए। क्योंकि कांग्रेस का हर अधिवेशन में पहले सारी में दाढ़ी और टोपी वाले हर समय रहते थे, उसी से तो सेकुलरिज्म का मापदंड तो वो फोटो होता था ना। और कांग्रेस ये कहता था, ए जिन्ना ने कहा ले देश के सारे मुसलमान क्या जिन्ना के साथ है क्या? अरे वो हजारों साल से मुसलमान तो हमारे साथ है। पता नहीं कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ तो कहीं मुसलमान तो हमारे साथ है, इसलिए जिन्ना का जो डिमांड है भारत के सभी मुसलमानों का डिमांड नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। इसलिए सारे मुस्लिम केंद्र पर, निर्वाचन केंद्र पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुल्ले मुसलमान खड़ा किए, हम देश को एक रखेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, भारत के अंदर मुसलमानों का सही विकास हो सकता है सब। और मुस्लिम लीग का प्रार्थी उम्मीदवार, शायद उनको जिन्ना जैसा दाढ़ी भी नहीं है, शायद लुंगी भी नहीं पहनते होंगे, नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे, जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बने हैं। और कांग्रेस के जो मुसलमान उम्मीदवार, वो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, लुंगी पहनने वाला, टोपी लगाने वाला, दाढ़ी वाले। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो देखा गया कि सभी मुस्लिम निर्वाचन केंद्र में, सभी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुसलमान और बुरी तरह से पिट गए, हार गए, और सारे मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीत गए। और जिन्ना ने अपने छाती ठोक के कहा, और सही कहा, मैंने जिन्ना को सपोर्ट करता हूं, जिन्ना ने अपने छाती ठोक के कहा, आज मैंने दिखा दिया, बता दिया दुनिया को कि भारत के मुसलमान किसके साथ है, गांधी नेहरू के पीछे है या मेरे पीछे है। और मैं दुनिया को आज बता दिया, भारत के मुसलमान दुनिया को बता दिया कि वो क्या चाहता है। मतलब सारे मुसलमान अपने लोकतांत्रिक पद्धति से मतदान करके पाकिस्तान मांग लिया। मित्रों, यह हकीकत है, यह इतिहास है, और जिन्ना अकेला नहीं किया।
और उसमें अब भारत के मुसलमान जो यह सोच रहे हैं, ये किसी का पता नहीं है। भाई भाई करते हो, मीटिंग में एक साथ बैठते हो, लेकिन उनका मन में क्या चलता है तुम्हें पता नहीं है। और जो उनके दलाल जो सूडो सेकुलरिस्ट कहते हैं कि मुसलमान भारत का आजादी की लड़ाई में क्यों नहीं भाग लिया, क्योंकि वो भारत के जो हमारे जो क्रांतिकारी जो गोष्ठियां थी ना, वो दुर्गा माता को पूजा करते थे, वो गीता को मानते थे, इसलिए मुसलमान उसमें आकर भाग नहीं ले सका। अरे यार, वो अगर गीता मानता है और दुर्गा माता का पूजा करता है, तो तुम एक अल्लाह को पूजा करके अलग क्रांतिकारी ग्रुप क्यों नहीं बने? तुम अलग पार्टी बना सकते हो और देश की आजादी के लिए अलग क्रांतिकारी गुट नहीं बना सकते हो। और दूसरी बात है, जिनका आज भी ये भ्रम है कि मुसलमान पिछड़ा है, उनको उतना चेतना नहीं है। मित्रों, थोड़ा सा इतिहास का गौर करें। गुलाम भारत में 2 बार चुनाव हुआ था, एक बार 1937 में, एक बार 1946 में। उन दोनों चुनाव में ये जो 2 राज्य था, पंजाब और बंगाल, जो मुस्लिम बहुसंख्यक था, इन दोनों राज्यों में बड़े बड़े नेता हिंदू नेता होते थे और बड़े बड़े डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील, साहित्यकार, क्रांतिकारी नेता हिंदू होते थे। लेकिन ये 2 बार चुनाव में पंजाब में कौन चीफ मिनिस्टर बना और बंगाल में कौन चीफ मिनिस्टर बना? पंजाब में एक नाम मैं भूल रहा हूं, बंगाल से का मैं बता रहा हूं। पंजाब में भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना और बंगाल में 2 बार के चुनाव में कुल 3 चीफ मिनिस्टर बना। एक बार मिनिस्ट्री टूट गया, फिर बना। पहला चीफ मिनिस्टर बना ख्वाजा नाजिमुद्दीन, और पंजाब में बना सर सिकंदर हयात खान। यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग के नहीं था, यूनियनिस्ट पार्टी के सर सिकंदर हयात खान पंजाब के चीफ मिनिस्टर बना। और बंगाल में 1937 के चुनाव के बाद पहला चीफ मिनिस्टर बना ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उनका मिनिस्ट्री टूट गया तो दूसरा बना फजलुल हक, जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिनिस्ट्री बनाई। और 46 के चुनाव के बाद फिर बना सुहरावर्दी, जो सुहरावर्दी ने सन 46 के 16 अगस्त ग्रेट कलकत्ता किलिंग किया था, डायरेक्ट एक्शन किया था। कलकत्ता के राज सड़क पर 5000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। और बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में लाल बाजार में बैठकर, पुलिस ऑफिस में बैठकर कराया था सुहरावर्दी को, वो चीफ मिनिस्टर बना। यार, मुसलमान अगर इतना बैकवर्ड है, इतना अनपढ़ है, जो बंगाल देश को नेतृत्व दिया है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था WC बनर्जी, और लाल बाल पाल कहते थे, उसमें बिपिन चंद्र पाल था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। कितना बड़े बड़े बंगाली हिंदू जीवन का हर क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। और मुसलमान तो बेचारा गरीब है, वो किसान है, वो मजदूर है, अनपढ़ है, पिछड़ा है। तो बंगाल का 3 चीफ मिनिस्टर पराधीन भारत में, एक भी वो नेताजी और प्रफुल्ल सेन, प्रफुल्ल घोष और बिधान चंद्र राय या चित्तरंजन दास, कोई क्यों नहीं बन सका? मुसलमान अनपढ़ है, वो बैकवर्ड है। मित्रों, हमारे दादा, बाप दादा, परदादा ने नहीं समझा, आज के युवा पीढ़ी समझो कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, उसका जो अपने हक मांगने का जो उसका जो कॉन्शसनेस, वो हिंदुओं से 1000 गुण अधिक है। वो बैकवर्ड नहीं है, वो अपना हक समझते हैं। इसलिए कश्मीर में 100 एकड़ की जमीन देने के लिए, कश्मीर में 100 एकड़ की जमीन देने के लिए वो इनकार करते हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्शस है कि हमारे यहां पर किसी को हम कब्जा होने नहीं देंगे। इसलिए स्वतंत्र भारत में असम में वो अनवरा तैमूर चीफ मिनिस्टर बन सकते, मैनुल हक चौधरी चीफ मिनिस्टर बन सकता। आपके बिहार में वो अब्दुल गफूर का अपने चीफ मिनिस्टर बनाया था सन 74 में। महाराष्ट्र, शिवाजी के महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में
किसी भीम सिंह, किसी हिंदू का भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं? इसका नाम सेकुलरिज्म। यह सेकुलरिज्म हमारे हिंदुओं का सत्यानाश कर देगा मित्रों। आज आपके सामने बताया नहीं गया। आज के युवा पीढ़ी जान लो कि आज से 10 साल